ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट्स के बारे में। स्टैंडर्ड यूनिट के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लेंथ, मास और टाइम, टेम्परेचर, इन सब के लिए क्या यूनिट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे पैरेलैक्स क्या होता है और इसका लॉन्ग डिस्टेंसेस के मेजरमेंट में कैसे यूज़ करते हैं। तो पैरेलैक्स को समझने का सबसे आसान तरीका है कि अगर अपनी आँख के सामने अगर एक कोई ऑब्जेक्ट को रखें, जैसे कि अभी सबके हाथ में पेन या पेंसिल कुछ होगा, नहीं है तो फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अपनी आँखों के सामने ऐसे फिंगर्स को रखें और बारी बारी से एक आँख बंद करके देखें तो फिंगर या पेन जो भी है उसके दो पोजीशंस दिखाई देंगे। एक आँख से अलग पोजीशन दिखाई देगा और दूसरे आँख से अलग पोजीशन दिखाई देगा। दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलैक्स। ठीक है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट को अगर अलग अलग पोजीशन से देखा जाए तो उसके अलग अलग इमेज दिखाई देते हैं। ठीक, तो हमारी आंखें, क्योंकि दोनों आंखें अलग अलग दिखती हैं, लेकिन उनका कंबाइंड इफ़ेक्ट हमें ब्रेन प्रोसेस करके दिखाता है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट हमें अकेला दिखाई देता है, एक दिखाई देता है। ठीक है, जबकि उसके इमेज बन रहे हैं दो। तो इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स और इसका बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है लॉन्ग डिस्टेंसेस के मेज़रमेंट में। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंसेस का मेज़रमेंट किस तरह किया जा सकता है, ये पैरेलैक्स मेथड से हम समझते हैं। तो सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट है, एक पोजीशन से उसका इमेज दिखाई दे रहा है ए पॉइंट पर और दूसरे पोजीशन से उसका इमेज दिखाई दे रहा है बी पॉइंट पर, और ऑब्ज़र्वर यहाँ पर है, ऑब्ज़र्वर यहाँ पर है। ठीक है, उसने जैसे अभी हमने देखा कि आँखों के सामने अगर ऐसे फिंगर को रखें और एक आँख बंद करें फिर दूसरा आँख बंद करें तो थोड़ा सा चेंज हमें दिखाई देता है फिंगर के इमेज में। वैसे ही ये दो इमेज पोजीशंस हैं एक ही ऑब्जेक्ट के और ये ऑब्ज़र्वर है, यहाँ पर ऑब्ज़र्वर देख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मान लो हमारी आँख है और ये दो पोजीशंस हैं, तो इसी को पैरेलैक्स बोलते हैं। अगर इन दोनों पोजीशंस को ऑब्ज़र्वर के पोजीशन से ज्वाइन करें तो यहाँ जो एंगल बन रहा है इसको बोल सकते हैं पैरेलैक्टिक एंगल। ठीक है, ये एंगल बन रहा है और ये डिस्टेंस को मान लेते हैं r, इस डिस्टेंस को r मान लेते हैं और इन दोनों पोजीशंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं l। ठीक, तो ऐसे तो ये ट्रायंगल जैसा दिखाई दे रहा है OAB, बट अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो या r डिस्टेंस बहुत बड़ा हो, ठीक है, उसके कंपैरिजन में l बहुत छोटा हो, तो हम इस AB जो लेंथ है इसको हम एक आर्क के जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहा फिर से सुन लो। अगर L के कंपैरिजन में R बहुत बड़ा है तो O से A को ज्वाइन करो, O से B को ज्वाइन करो, और या फिर यहाँ बीच में C पॉइंट मान लेते हैं, O से C को ज्वाइन करो, ये भी अप्रॉक्सीमेटली R के ही बराबर हो जाएगा। अगर इसको हम एज ए ट्रायंगल ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियसली OA OB तो बराबर हो सकते हैं जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है, बट OC उससे डिफरेंट होता है। बट इफ L इज़ मच स्मॉलर देन R, अगर A और B पोजीशंस के बीच में जो गैप है वो इस R के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो उस केस में क्या होगा, OC विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू OA एंड OB, यानी कि OA, OC, OB सभी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस मेथड का यूज़ करके हम लॉन्ग डिस्टेंसेस पर जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। ठीक, और इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। इसका अपोजिट, अगर इस तरफ चले जाएं और A पोजीशन से इस ऑब्जेक्ट को देखें, फिर कहीं दूर चले गए दूसरे पोजीशन से इस ऑब्जेक्ट को देखा, तो भी इसी तरह का डायग्राम बन के आएगा। मीन्स ऑब्जर्वर ज़रूरी नहीं कि इधर हो, ऑब्जर्वर इधर है और A और B पोजीशंस को देख रहा है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट अगर सिंगल दिखाई दे रहा है और डिफरेंट पोजीशन से देखा तो इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब कौन सा वाला केस कहाँ यूज़ करना है उस पर ध्यान देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर नहीं है, जैसे कि अभी आँख के सामने फिंगर को रखते हैं, तब ऑब्जर्वर इधर मानेंगे और जो दो पोजीशंस फिंगर के दिखाई दे रहे हैं वो इस तरह से हो जाएंगे। और अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जैसे हम किसी डिस्टेंट
स्टार को या प्लैनेट को देख रहे हैं या जैसे मून को देख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, अर्थ के एक पोजीशन ए से मून को देखा गया, फिर दूसरे पोजीशन पर चले गए, वहाँ से मून को देखा गया, ये फिर ये हमारा मून हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये दोनों पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो बोथ साइड से इसको यूज़ किया जा सकता है पैरेलैक्स मेथड को। अब इसमें फॉर एग्जांपल लॉन्ग डिस्टेंस का मेज़रमेंट करना है तो कैसे किया जाएगा। तो सपोज़ ये हमारा कोई दूर में कोई बॉडी था, मान लो कि प्लैनेट था या स्टार था, चलो मून ही था, फॉर एग्जांपल मून था, तो हमें मून का डायमीटर मान लो पता करना है। ठीक है, या चलो डिस्टेंस पता करना है, पहले इजी काम कर लेते हैं। और यहाँ पर अर्थ से इसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, तो ये वाला जो मून कैसे हमें दिखाई देता है, अर्थ से एक डिस्क के जैसा दिखाई देगा। यहाँ हमने ओ पॉइंट पर मान लो एक लगा दिया टेलीस्कोप, ओ पॉइंट पर एक टेलीस्कोप लगा दिया, और जो डिस्क दिखाई दे रहा है मून का डिस्क, उसके एक एंड की तरफ हमने टेलीस्कोप को फोकस किया, यानी ओ ए साइड में हमने टेलीस्कोप को ऐसे फोकस किया। ठीक है, फिर टेलीस्कोप को घुमाया। टेलीस्कोप में अगर कभी टेलीस्कोप तुमने देखा हो तो उसमें एंगल मेज़रमेंट करने के लिए प्रोटेक्टर और उस तरह का कुछ अरेंजमेंट रहता है कि टेलीस्कोप को पहले ऐसे फोकस कर रहे थे, मान लो इस तरफ ऐसे, फिर टेलीस्कोप को घुमा के इस तरफ लाए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल हम घूमें, ये एंगल मेज़र करने के लिए वहाँ प्रोटेक्टर वाला अरेंजमेंट रहता है। तो ओ ए की तरफ, ओ ए क्या चीज़ था, ए क्या चीज़ था, जो मून का डिस्क दिखाई दे रहा है उसका एक एंड था। अब डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरे पॉइंट को हमने चूज़ किया, फिर अपने टेलीस्कोप को इस तरफ फोकस किया, इस तरफ फोकस कर दिया। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम जो बन रहा है ये देखो इसी तरह का आ रहा है। तो कितना एंगल से हमने टेलीस्कोप को घुमाया वो पता चल जाएगा, और यहाँ पर हमने ऐसे बना लिया, बीच वाले पॉइंट पे मान लो सी को बना लिया। ठीक है, तो कितना एंगल हम रोटेट किए, टेलीस्कोप का ये एंड यहाँ से यहाँ ऐसे क्या हुआ, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ टेलीस्कोप का, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो भी पता चल जाएगा। तो अगर हमें जो सामने डिस्क दिखाई दे रहा है मून का, उसका हमने डायमीटर निकाल लिया, ये एक्चुअल डायमीटर नहीं है मून का, ये जो सामने डिस्क दिखाई दे रहा है उसका डायमीटर हमने देख लिया, जो हमें इमेज दिखाई दे रहा है उसी में हमने डायमीटर देख लिया कितना आ रहा है, दैट इज़ ए बी, और ये एंगल टेलीस्कोप में दिख जाएगा कितना एंगल है। ठीक है, तो अब हमें क्या मालूम चल गया, आर पता चल गया, और ये डी जो डिस्क दिखाई दे रहा है मून का उसका डायमीटर हमें पता चल गया, जो इमेज दिख रहा है उसी का डायमीटर हम देख लेते हैं कितना है। तो अब ये वाली जो डिस्टेंस है आर, दिस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस ट्रायंगल ओ ए बी। इस ट्रायंगल में हमें अल्फ़ा पता है, आर पता है, डी पता लगा सकते हैं। कैसे, जो अभी डिस्कशन किया था कि अगर ये जो डिस्क है इसका डायमीटर इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, ये पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट है अर्थ पर, ये अर्थ पर है। ठीक है, और जो मून का हमें डिस्क दिखाई देता है वो तो छोटा सा दिखता है, भले ही मून बहुत बड़ा है बट हमें उसका जो डिस्क है वो छोटा ही दिखता है। तो ये डिस्क का डायमीटर अर्थ से मून तक के डिस्टेंस के कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में ये डी बहुत ही छोटा है। तो जब ऐसा केस होगा तब हम यहाँ पर एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस यूज़ कर सकते हैं। इसमें आर्क क्या हो जाएगा, ये जो डी है ये हो जाएगा आर्क। देखो अगर पेन को ऐसे घुमाया तो ये वाला जो साइड है ये क्या हो जाएगा आर्क, ये क्या हो जाएगा, पेन का लेंथ क्या हो जाएगा आर, और ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस यूज़ कर सकते हैं। एंगल हमें ऑलरेडी पता है, आर्क कितना हो जाएगा, जितना जो मून का जो डिस्क दिखाई दे रहा है, इमेज दिख रहा है उसका डायमीटर, और रेडियस अर्थ से मून का डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन की हेल्प से अगर हम आर निकालना चाहें तो वो हो जाएगा डी बाय अल्फ़ा। ठीक है, तो ये आर क्या चीज़ हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। तो आर की वैल्यू यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो ये पैरेलैक्स मेथड से लॉन्ग डिस्टेंसेस पता लगाने का एक मेथड है। ठीक है, अब इसको, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते समय हमें ये याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो यहाँ अल्फ़ा होगा, ये जो एंगल होगा, ये हमेशा ही रेडियन में होगा। ठीक है, जब भी इसको सॉल्व करेंगे, इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, तो इसमें ये याद रखना होगा
कि अल्फ़ा इज़ ऑलवेज़ इन रेडियन, ये हमेशा ही रेडियन में लेना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो बस इतना ही है, बाकी इसको यूज़ करते समय ध्यान रखना है कि कैसे देखना है। तो सभी लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होगी और उसमें अगर देखें तो एक मिनट हम ज़रा सॉल्व्ड क्वेश्चन निकाल लेते हैं। 2-3 सॉल्व्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं पैरेलैक्स मेथड के साथ में, उनको कर लेने से ही ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस हो जाता है। तो आई होप क्लियर है। अगर नहीं किसी को क्लियर है, कुछ डाउट है तो चैट में लिख सकते हैं। ओके, ये एनसीईआरटी बुक में देखें पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 पर देखें। इसमें देखो सॉल्व एग्जाम्पल 2.3, सॉल्व एग्जाम्पल 2.3 है, द मून इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। ये जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या किया है कि अर्थ के 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इसमें उल्टा है। सॉल्व वैसे ही होगा, कैलकुलेशन उसी तरह से होगा। अब इसमें क्या किया गया, मून इधर और अर्थ पर 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ले लिए, ए इधर और बी, ये दोनों अर्थ हैं, ठीक है। अपोजिट कर देने से भी कैलकुलेशन हमारा सेम आएगा। तो अर्थ के एक पॉइंट से मून को देखा, ठीक है, फिर डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरे पॉइंट पर गए, वहाँ से मून को देखा, ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया। तो क्या आया फिर, द एंगल सबटेंडेड एट द मून बाय 2 डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 1 डिग्री 54 मिनट। ये एंगल पता चल गया, यहाँ से देखा ऐसे और फिर यहाँ से जा कर के ऐसे देखा, जो एंगल आया वो आया 1 डिग्री 54 मिनट। गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी अबाउट 1.27 10⁻⁷ मीटर, यानी उसमें ए बी ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, तो मून का डिस्टेंस पता लगाना है, यानी कि ये डिस्टेंस तुम्हें पता लगाना है, ठीक है। तो अर्थ के 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये d, ये अर्थ से मून तक के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो यहाँ पर वही वाला फार्मूला यूज़ हो सकता है, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो आर्क हमें दिया हुआ है, अर्थ के जिन 2 पॉइंट्स से मेज़रमेंट किया गया है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस दिया गया है, मतलब अर्थ का डायमीटर दिया मीन्स ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये एंगल गिवन है। तो इस फार्मूला को यूज़ करके हम डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम मून कैलकुलेट कर सकते हैं। बट वही बात है, इसमें ध्यान रखना है कि जो एंगल होगा, एंगल को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ जो एंगल दिया है वो है 1 डिग्री 54 मिनट, इसको रेडियन में पहले कन्वर्ट करना होगा, ठीक। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ये पिछले क्लास में डिस्कस हुआ था, हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री एंड डिग्री इंटू रेडियन, क्लियर। तो उस फार्मूला का यूज़ करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। कोई डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि एंगल हैज़ टू बी इन रेडियन। उसके बाद जो दूसरा सॉल्व एग्जांपल है 2.4, वो भी इसी तरह का है। उसमें पता लगाना है कि व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ सन। तो उसमें क्या किया गया होगा, अर्थ से सन का जो डिस्क दिख रहा है उसका एक तरफ देखा और अपोजिट दूसरे एंड पर देखा, और फिर एंगल देख लिया कितना है, जो डिस्क दिखाई दे रहा था उसका डायमीटर कितना है, और कैलकुलेशन से आ जाएगा कि अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है। ये है सॉल्व एग्जांपल 2.4, ठीक है। दिस इज़ पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स के और भी एग्जांपल होते हैं, ये एक ही एग्जांपल है। जैसे तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि जो तुम्हारे पास ज्योमेट्री सेट है उसमें जो स्केल है वो स्केल एकदम थिन प्लास्टिक का बनाया जाता है, पतले प्लास्टिक का। अगर मोटे प्लास्टिक का बना दें, या कभी कभी तुमने देखा होगा कि लकड़ी वाला जो स्केल होता है, लकड़ी वाला स्केल एक मोटे वुडन स्ट्रिप से बनाया जाता है। तो दोनों में से कौन से वाला स्केल हमारे लिए ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। जैसे ये देखो, ये जो स्केल है इसका जो थिकनेस है, ये जो प्लास्टिक एकदम पतला लिया गया। अगर मोटा प्लास्टिक लेंगे तो उससे हमारा मेज़रमेंट इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। क्यों इफ़ेक्ट होगा, जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी से लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो एक कॉपी है और इसका इतना थिकनेस है, अगर हम इसकी हेल्प से लाइन बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस कॉपी को यहाँ रखा, ठीक है, और
अगर ऐसे देखा, ऐसे साइड से देखा, ठीक है, और हमने यहाँ पे लाइन बना दिया, ये हमारा लाइन बन गया, तो लाइन तो हमारा स्ट्रेट बना है, लेकिन क्या ये लाइन सही है? और अगर हमने ऐसे लाइन बनाया यहाँ ऊपर से देखकर, कॉपी के साइड से एकदम टच करते हुए, तो देखो ये दो लाइंस बन गई। दोनों लाइंस में क्या डिफरेंस है? दोनों लाइंस में क्या डिफरेंस है? ये वाली लाइन सही है 1 या 2, विच लाइन इज़ करेक्ट? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्यों आया? क्योंकि हमने जो कॉपी यूज़ किया उसका थिकनेस की वजह से हमें पता नहीं चल पा रहा था कि एग्जैक्टली एज कहाँ पर है। जो जिस लाइन को हम बनाना चाह रहे हैं वो एज कहाँ पर है हमें नहीं पता चलता है। उसी तरह से अगर किसी ने यहाँ पर स्केल रखा, ठीक है, और ये एक थिक स्केल है और ऐसे साइड से कहीं से देखा, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा मेज़रमेंट है, मान लो यहाँ से यहाँ पे था, ये था 6 इंचेस, ठीक है, ये ऐसे था। अगर थिन स्केल है तब तो हमें सही सही ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा, लेकिन अगर ये थिक स्केल होता और हम ऐसे देखते साइड से, तो ये वाला जो ज़ीरो है, यहाँ पर ज़ीरो होता है स्केल में पहले, उससे पहले एक लाइन रहती, तो वो लाइन हमें यहाँ पर दिखाई दे जाती और फिर हमारा मेज़रमेंट हो जाता गलत। तो ये भी एक पैरेलैक्स का एग्जांपल है कि पैरेलैक्स की वजह से मेज़रमेंट भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे पैरेलैक्स के एग्जांपल हो सकते हैं। फ़िलहाल हमने ये 2 एग्जांपल देखे, उनमें भी पैरेलैक्स मेथड से हमने लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़रमेंट करना सीखा। शॉर्ट डिस्टेंसेस अगर होते हैं, बहुत छोटे डिस्टेंसेस, तो उनको मेज़रमेंट करने का क्या तरीका है? जैसे कि मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑब्वियसली हम डायरेक्ट आँखों से मेज़र नहीं कर सकते, बिकॉज़ देखने के लिए, मान लो कोई स्केल जैसे अभी यूज़ किया था, इस तरह का कोई स्केल यूज़ करते हैं तो हम अपनी आँखों का यूज़ करते हैं। देखने के लिए, यानी आँखों को यूज़ करने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो लाइट अगर अभी उतना डिटेल में पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने, तो इसीलिए लाइट को बस एक देखने का मीडियम समझते हैं, बट इनफैक्ट लाइट इज़ ए वेव, और हर वेव की होती है एक वेवलेंथ। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उस पर जो वेव आ रही है, यानी जो लाइट वेव आ रही है, उसकी वेवलेंथ उस ऑब्जेक्ट से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, लेस देन और इक्वल होनी चाहिए। उससे बड़ी वेवलेंथ होगी तो हम नहीं देख पाएंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज़ इस पेन को हमें देखना है, ठीक है, और देखना है मान लो कि इस पर जो लाइट गिर रही है उसकी वेवलेंथ अगर इससे बड़ी है, ऐसे समझो ये पेन है और इसके ऊपर अगर हम एक पत्थर मार दें, इतना बड़ा पत्थर, तो जब पत्थर यहाँ टकराएगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसा इमेजिन करो कि एक रूम है जिसमें अंधेरा है, या जैसे तुमने कोई मूवी देखी होगी, जैसे एक मूवी आई थी इनविजिबल मैन, या ऐसे बहुत से तुमने टीवी सीरियल या साई-फाई मूवीज़ देखे होंगे जिनमें कोई इनविजिबल हो जाता है। इनविजिबल हो करके वो फिर दूसरों को परेशान करता है। जनरली कोई पावर आ जाने से लोग ऐसे ही करते हैं, दूसरों को परेशान करना शुरू करते हैं। तो वैसे ही सपोज़ कोई इनविजिबल मैन है, ठीक है, तुम्हारे रूम में है, तुम्हारे सामने है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको देखने के लिए तुम क्या करोगे? हाउ टू सी? इधर उधर कोई ऑब्जेक्ट फेंक कर मारोगे। अगर बीच में कहीं वो आदमी होगा जो इनविजिबल था, उससे वो ऑब्जेक्ट जब टकराएगा तो तुम ये गेस कर सकते हो कि ये आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है। क्लियर? तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही मान लो ये पेन है, ठीक है, और ये इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे? हम कुछ ऑब्जेक्ट फेंक कर मारेंगे इधर उधर, ठीक है, ऐसे मारेंगे, तो जहाँ पर टकराएगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमारा पेन है। ठीक, बट अगर तुमने एक बड़ा सा पत्थर ले लिया जो इस पेन के साइज़ से काफ़ी बड़ा है और तुमने पत्थर को मारा, ठीक है, अगर साइड से गया तब भी तुम्हें पता नहीं चलेगा, अगर इस पेन से टकराया तो वो पत्थर पेन को साथ में लेकर ऐसे चला जाएगा, तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर पेन था। क्लियर? तो और अगर छोटा ऑब्जेक्ट मारा, जैसे कि मान लो मटर के दाने या और भी कोई छोटे छोटे कंकड़, वो मारे तुमने, यहाँ मारा तो कंकड़ यहाँ टकरा के अपना रास्ता चेंज करेगा ऐसे, और तुम समझ जाओगे कि यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल है। ठीक है, लेकिन बड़ा पत्थर मारा तो ये ऑब्स्टेकल के उस पत्थर के साथ में ही चला जाएगा और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कुछ था। ठीक, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट था। अब इसी को हम ऑब्जेक्ट्स और वेवलेंथ से एसोसिएट कर देते हैं। मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है
और इससे बड़ी वेवलेंथ वाली वेव यहाँ पर आई, तो वो वेवलेंथ पर इस ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही चला जाएगा साथ में। बट अगर स्मॉलर वेवलेंथ वाली वेव यहाँ पर आती है तो यहाँ कोलाइड होगी और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब कुछ चेंज होगा, वेवलेंथ भी चेंज होता है, वो हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगा, 12th में भी थोड़ा आइडिया मिलेगा, बट अभी नहीं बता सकते उसको। तो बस इतना समझो कि जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है उस ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है उससे कम वेवलेंथ वाली लाइट उस पर इंसिडेंट होनी चाहिए, लाइट या कोई भी वेव, तो उससे कम या इक्वल वेवलेंथ वाली लाइट जब इंसिडेंट होगी तभी हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस की बात करते हैं। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, 10⁻⁻10 या -8 -9 इस तरह के होते हैं, एंगस्ट्रॉम रेंज में रहते हैं। तो एंगस्ट्रॉम रेंज में अगर हमें ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो वहाँ पर हम लाइट वेव्स को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज लाइट वेव्स की जो वेवलेंथ है जिसको हम देख पाते हैं वो है लगभग 350 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, हो सकता है किसी बुक में 300 टू 750 भी लिखा हो, तो ऐसा कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा तुम्हें, किसी बुक में थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा। सो दिस इज़ द रेंज, यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, 350 700 उसका डबल है। तो ये रेंज है, इस रेंज वाली वेव्स को ही हमारी आंखें सेंस कर पाती हैं। ठीक है, तो अगर इससे छोटी वेवलेंथ अगर है, इससे छोटी अगर वेवलेंथ है तो हमें पता नहीं चलेगा कि वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो अगर हमें इससे छोटे साइज़ का ऑब्जेक्ट देखना है, 350 नैनोमीटर साइज़ से छोटे साइज़ का ऑब्जेक्ट अगर देखना है तो फिर लाइट वेव्स हमारे काम नहीं आ सकती, तो इससे कम वेवलेंथ वाली वेव्स को हमें यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो जनरली तुम सोचते हो कि छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो जो हमारे ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिनको कहा जाता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स, ठीक है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स एक सर्टेन रेंज तक ही हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प कर सकते हैं, इस रेंज में, ये मिनिमम है। इससे छोटी अगर वेवलेंथ हो जाती है तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप काम नहीं आएगा, बिकॉज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन लाइट पर वर्क करता है। लेकिन उससे छोटे डिस्टेंसेस जैसे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस होते हैं तो उनको कैसे ऑब्जर्व किया जाए, तो उसके लिए एक अलग टाइप का माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों बोलते हैं, ज़्यादा डिटेल इसका 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा कि जो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स होता है, हो सकता है तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा हो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, या डी ब्रॉगली मैटर वेव पढ़ा होगा। तो डी ब्रॉगली मैटर वेव में जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ किसकी, एक फास्ट मूविंग पार्टिकल, जब बहुत छोटे साइज़ के पार्टिकल्स हाई स्पीड से चलते हैं, m मास का पार्टिकल है, v स्पीड से चल रहा है, तो इससे एक वेव एसोसिएट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मैटर वेव। ठीक है, इसको बोलते हैं मैटर वेव। तो मैटर वेव की जो वेवलेंथ है वो इस पार्टिकल के मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी कि मोमेंटम जितना ज़्यादा बढ़ा दोगे वेवलेंथ उतनी ही छोटी हो जाएगी। और ये मोमेंटम कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये पार्टिकल एक्सेलरेटर्स की हेल्प से किया जाता है। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं वो सब तुम्हें हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, नैनोमीटर, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको ध्यान दो, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√V। यहाँ कैपिटल V क्या है बस शॉर्ट में बता दे रहे हैं, इसका डिटेल तुम्हें हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं, इनमें वोल्टेज की हेल्प से पार्टिकल्स को स्पीड दी जाती है। ठीक है, अभी बस इतना समझ लो, वोल्टेज की हेल्प से पार्टिकल्स को स्पीड दी जाती है। स्पीड देने से उनका मोमेंटम बढ़ेगा, mv बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ने से वेवलेंथ घट जाएगा। इट मीन्स द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज। ये वोल्टेज को बढ़ाओगे स्पीड बढ़ेगी, मोमेंटम बढ़ जाएगा, वेवलेंथ घट जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, ये जो वोल्टेज है इसको इंक्रीज़ करते हैं। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो पार्टिकल का मोमेंटम बढ़ेगा, पार्टिकल का मोमेंटम बढ़ने से क्या होगा, वेवलेंथ घट जाएगी, और जब वेवलेंथ घट जाएगी तो हम इससे भी छोटे साइज़ के मेज़रमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात बस यही है कि हमारे जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप हैं दैट इज़ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप,
वो एक सर्टेन रेंज तक ही स्मॉलर वैल्यूज़ को हमें दिखा सकते हैं, बट और भी छोटे साइज़ जो हैं जैसे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस हुए, उनके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो वेवलेंथ है उसको हम और भी छोटा कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ठीक है, तो ये है, अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पे चैट में लिख सकते हैं। तो इस तरह से स्मॉल डिस्टेंसेस का मेज़रमेंट किया जाता है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें 12th क्लास में मिलेगा कि और ज़्यादा इसका डिटेल क्या है। तो ये स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए हो जाएगा। और स्मॉल डिस्टेंसेस का रेंज क्या है वो भी यहाँ पर देख लो, यहाँ बुक में दिया हुआ है पेज 21 पर। इसको याद कर लेना पड़ेगा तुम्हें। जैसे 1 फर्मी डिस्टेंस है, 1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, ये जो डिस्टेंसेस का रेंज है ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है कि 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, नैनोमीटर कितना होता है, फर्मी कितना होता है। तो ये याद कर लेना है। इनका भी एप्लीकेशन शायद ही तुम्हें पढ़ने मिलेगा 11 क्लास में, बट एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ जाता है। तो स्मॉल डिस्टेंसेस में जैसे अभी बोला नैनोमीटर है और एंगस्ट्रॉम है और फर्मी है। ठीक है, तो ये स्मॉल डिस्टेंसेस हैं, जनरली यूज़ किए जाते हैं। तो नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर और फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली है, यहाँ पर एक कांस्टेंट भी रहता है 1 पॉइंट समथिंग, बट अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। जैसे तुमने पढ़ा होगा नैनो टेक्नोलॉजी, आजकल बहुत सुनने में आता है नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है कि इस साइज़ के 10⁻⁹ मीटर साइज़ के जो डिस्टेंसेस हैं उन डिस्टेंसेस में मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, कुछ एडिटिंग करते हैं। अगर रफली बोलें तो वहाँ पर उन डिस्टेंसेस को, उन साइजेस को चेंज करने से मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखाई देते हैं। सो दैट टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी, बिकॉज वो नैनोमीटर रेंज में काम करता है। ठीक है, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो साइज़ है, ये एक प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं, साइज़ को अंदाज़ा लगाना, इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। साइज़ का अंदाज़ा लगाना, जैसे बहुत से लोग हैं जो 12th क्लास भी पढ़ लिए, ग्रेजुएशन भी कर लिए, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिए, बट उनसे अगर बोला जाए कि डिस्टेंस का अंदाज़ा लगाओ 500 मीटर, 700 मीटर, ऐसे उनको बोला कि भाई यहाँ से लगभग 200 मीटर होगा, तो वो अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि 200 मीटर कितना होगा। या जैसे कि बोला कि सामने जो तुम्हारे टेबल रखा है वो 3 फीट का है। ठीक है, ऐसे ही अंदाजे से किसी ने बोला, तो अगर सामने टेबल है तब तो वो समझ जाते हैं। बट अगर उनको अंदाजे से किसी ने बोला कि हाँ तुम्हारे घर में एक टेबल होगा, वो 3/2 फीट का होगा, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि 3/2 फीट मतलब कितना बड़ा होगा। तो मेरा तुम लोगों को ये सजेशन है कि इस चीज़ की प्रैक्टिस करो अपने माइंड में। सामने तुम्हारे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो तुम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो कि वो कितना होगा, 1 फीट का होगा, 2 फीट का होगा, 3 फीट का होगा। या कभी रोड पे चलते हुए अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो कि हम इतना डिस्टेंस चलें, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना मीटर होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट को समझने के लिए, उसके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो कि तुम्हारे सामने जो पेन पड़ा हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली कितने सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, और अगर उसको इंचेस में बोला जाए तो लगभग कितने इंचेस का होगा। तो तुम पहले गेस करो और फिर तुम्हारे पास स्केल है उससे मेज़र करके देखो कि जो हमने अंदाज़ा लगाया वो कितना है, उसके आसपास पहुँचे भी या नहीं पहुँचे, या पूरी तरह से गलत है। तुम्हारा जो घर में रूम है, रूम का साइज़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो कि रूम का लेंथ कितने फीट होगा, ब्रेड्थ कितने फीट होगा, रूम की हाइट कितने फीट होगी, मीटर में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो। तो ऐसा करने से तुम्हें ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि अगर कोई डिस्टेंस बोला गया है तो वो डिस्टेंस कितना होगा, उसका प्रैक्टिकली वो कितना दिखाई देगा। ठीक है, जैसे रोड में चलते हुए, जैसे यहाँ हमारे इस कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें बताते हैं, ये जो सी टाइप है, यहाँ से हमारा जो कॉलोनी का गेट है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 700 मीटर। स्कूल है हमारा वो भी 700 मीटर है।
तो इस तरह से अंदाज़ा लगाओ और फिर उसको चेक करो स्केल की हेल्प से। अगर रोड पे कहीं चल रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ स्केल की हेल्प से अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बट उसका भी तरीका है। तुम अपना एक स्टेप मेज़र करके देखो, तुम्हारा जो नॉर्मल स्टेप है, मतलब एक कदम जब चलते हो तो कितना डिस्टेंस आता है, वो तो घर में नाप के देख सकते हो कितना आया, 1 मीटर आया या आधा मीटर आया। फिर चल के देखो रोड में कि कितने स्टेप्स तुमने कवर किए। मान लो मेरा एक स्टेप आधा मीटर का है, 0.5 मीटर, और हमने 100 स्टेप्स चले तो कितना मीटर हो गया, 50 मीटर हो गया। ठीक है, तो इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर तुम्हें साइंस पढ़ना है तो उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। ये इन्वॉल्वमेंट के बहुत आसान तरीके हैं, तो इससे क्या होगा, तुम्हें साइंस को समझने में इजी होगा। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बुक में नहीं है, बुक से बाहर सभी तरफ दिखाई देता है, हमें चारों तरफ डेली लाइफ में दिखाई दे रहा है। बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऑब्ज़र्व करना सीखना है। ठीक है, 2 चीज़ रहता है, एक होता है सिंपली वॉचिंग और दूसरा है ऑब्जर्विंग। वॉचिंग में बस देखा और भूल गए, बस हाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है, पंखा चल रहा है, बस चल रहा है, हो गया, काम ख़त्म। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि फ़ैन चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, फ़ैन के ब्लेड्स अगर जैसे मुड़े हुए, उसके उल्टे मुड़े हुए होते तो हवा किधर जाती। स्विच ऑन करते ही फ़ैन तुरंत हाई स्पीड में नहीं आता है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है। स्विच ऑफ करने पर अचानक से नहीं रुकता है, थोड़ी देर के बाद रुकता है। तो एक ही चीज़ में एक ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करने से ही तुम्हें बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे। तो इसी को, यही सही तरीका है साइंस पढ़ने का। खाली फार्मूला याद करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, और 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन को तुमने ब्लैक कर दिया, एनसर्कल कर दिया, दैट इज़ नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ स्टडिंग। ठीक है, उससे तुम एग्ज़ाम पास कर लोगे, मार्क्स आ जाएंगे, दैट इज़ गुड, बट यू विल नेवर लर्न साइंस। तो साइंस को पढ़ने का सही तरीका है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि अभी से ये काम शुरू कर दो। अभी नए 11 क्लास में आए हो, अभी से स्टार्ट कर दो। पहले जैसे पढ़ा वैसे पढ़ा, अगर इसी तरह से पढ़ा तो वेरी गुड, नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट अब शुरू करो। ठीक, तो ये हमारा डिस्टेंसेस का मेजरमेंट हो गया, इसको याद कर लेना। इसमें और भी चीज़ें हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, 1 पारसेक क्या होता है। ठीक है, ये सब बुक में दिया हुआ है, इसको तुम्हें याद कर लेना, लर्न करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, क्योंकि इसका नाम है 1 लाइट ईयर। तो लोगों को लगता है कि ये टाइम का यूनिट होगा, बिकॉज ईयर मतलब होता है टाइम, बट ऐसा नहीं, ये डिस्टेंस का यूनिट है। तो 1 लाइट ईयर का मतलब हुआ कि 1 ईयर ड्यूरेशन में लाइट ने कितना डिस्टेंस चला, दैट इज़ कॉल्ड लाइट ईयर। जैसे न्यूज़ में या साइंटिफिक न्यूज़ चैनल्स की तो खैर आजकल बात ही मत करो, पता नहीं क्या क्या उसमें दिखा रहा है, यूज़लेस चीज़ें। बॉलीवुड वाले ड्रग्स ले रहे हैं और न्यूज़ चैनल नशे में डूबे हुए हैं। खैर न्यूज़ चैनल को भाड़ में जाने दो। जो इन्फोटेनमेंट चैनल रहते हैं जैसे डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह, उनमें तुमने कभी कभी देखा होगा स्पेस से रिलेटेड कोई प्रोग्राम आता है, जैसे एक कॉस्मोस आता था, बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ था। ऐसे ही और भी हैं, तो उनमें बोला जाता है कि हाँ ये गैलेक्सी इतने लाइट ईयर दूर है, या कोई स्टार इतने लाइट ईयर दूर है। उसका मतलब क्या है, वो डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो लाइट कितना डिस्टेंस चलेगा 1 ईयर में। लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना चला, तो 1 ईयर में कितना चला होगा। तो ईयर वाले टाइम को भी सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। 365 डेज इन 1 ईयर, एंड इन 1 डे 24 आवर्स, एंड इन 1 आवर 60 मिनट्स, एंड इन 1 मिनट देर आर 60 सेकेंड। तो हमने ईयर को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। ये सबको मल्टीप्लाई करने से जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी इन मीटर। ये सेकेंड इनवर्स सेकेंड डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मीटर में कुछ डिस्टेंस आएगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको तुम ज़रूर याद कर लोगे, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, 100% गारंटी है कि एग्ज़ाम में आएगा। ठीक, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आगे जो हमारा टॉपिक होगा, आगे क्या होगा, अभी थोड़ा सा और बचा है, मेज़रमेंट ऑफ मास। इस सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, मेज़रमेंट ऑफ टाइम। फिर इम्पॉर्टेंट बातें शुरू होंगी, एक्यूरेसी, प्रिसीशन, एरर। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी क्या करोगे, पैरेलैक्स मेथड के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना है। पैरेलैक्स मेथड के क्वेश्चन जो सॉल्व दिए हैं बस उतने कर लेना, उतने से ही तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक।